Welcome to Momspiration Unpopular Opinions. So, रिसेंटली हमने अपना नाम चेंज किया है। पहले हमारा नाम इंडिपेंडेंट विक्सन अनपॉपुलर ओपिनियंस था, बट अब चेंज होके मॉम्सपिरेशन के नाम से है। वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि दिस पॉडकास्ट इज इंस्पायर्ड बाय माय मॉम, सो आई थिंक ये ज़्यादा सूटेड था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये नाम डेफिनेटली होना चाहिए इस पॉडकास्ट का। um, तो लास्ट टाइम हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी डेटिंग और रिलेशनशिप्स के बारे में, थोड़ी बहुत शादी के बारे में। मेरी सिस्टर आई थी पॉडकास्ट पे, और बहुत अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया था कि उसका क्या एक्सपीरियंस था व्हेन इट कम्स टू डेटिंग या फिर रिलेशनशिप्स, और फिर बाद में थोड़ा बहुत शादी को लेके भी उसने बात करी थी। अम, तो अम, हम दोनों के बारे में थोड़ी-सी और इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती थी। अ, अभी मैं 37 की हूँ, और जो मेरी बहन है प्रतिभा, जो लास्ट एपिसोड में आई थी, वो 32 की है। और हम दोनों इस टाइम पे सिंगल हैं, and we are very happy and comfortable. Although ये एक जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी थी, जो इस मुकाम पे आज हम पहुँचे हैं कि हम इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि डेफिनेटली सोसाइटी और कल्चर और लोगों का आसपास जो आपके ऊपर प्रेशर होता है, वो इतना ईज़ी नहीं होता ओवरकम करना। बिकॉज़ आपको डेफ़िनेटली फ़ील कराया जाता है कि हाँ, कि आप इस अपने लेट 30s में हो या अर्ली 30s में हो और आप सिंगल हो। अम, तो इस जर्नी को मैं डेफ़िनेटली अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में शेयर करूँगी। बट इस एपिसोड में अगेन मेरी मॉम मेरे साथ हैं। हाय मॉम। Hello everyone. तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली हम जो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो ये सिर्फ जर्नी नहीं थी, ये साथ में मेरे पेरेंट्स की भी जर्नी थी। बिकॉज़ ये हम सबके लिए ही बहुत एक अनकंफर्टेबल टाइम था, जब आई वुड से मैं 25 की थी। यूजुअली इस टाइम पे होता है कि जब हम अपनी स्टडीज़ पूरी करते हैं और जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद यूजुअली एक लड़की के लिए तो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाता है कि ओके, नाउ अब ये टाइम है सही जब हमें एक लड़का देखना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो उसमें भी एक प्रेशर आने लग जाता है कि हाँ, कि शादी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लड़की की साइड से लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं कि ओके, शादी करनी है। अगर उनको पता नहीं कि हाँ, उनकी लड़की का बॉयफ्रेंड है, वो किसी रिलेशनशिप में है, तो फिर उस टाइम पे ये टाइम होता है कि यूजुअली लड़कियां फिर बताती हैं कि ओके, मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ? तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर अगर लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिंगल है, तो फिर अरेंज मैरिज को लेके स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फिर अम, बहुत अलग-अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट वे में बात करेंगे। तो पहले मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि अ, जो रिश्ता ढूँढना होता है, वो पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो मॉम, आप बताओ कि पहले जो रिश्ते थे, वो कैसे होते थे? और मतलब क्या लोग देखते थे जब मतलब लड़का-लड़की ढूँढते थे? फिर उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। ओके, पहले तो मैं थोड़ा अपने से भी पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी जो मतलब मेरे पेरेंट्स थे या मेरे सास-ससुर थे, उनके रिश्ते मतलब कैसे होते थे। पहले तो पुराने ज़माने में तो ये होता था कि
इवन लड़की को लड़का भी नहीं दिखाया जाता था, कि जैसे कोई भी आपका कोई ताया, चाचा या कोई आपके कोई मोहल्ले में कोई सीनियर है या एक गाँव से दूसरे गाँव में मतलब जाते थे, तो वो मतलब मेरे को बताते थे, जैसे मेरी मेरी मदर इन लॉ मेरे को बताती थी कि हमारा रिश्ता मतलब कैसे हुआ था। तो वो कोई जैसे उनके फादर के कोई ना कोई रिलेशन में होता था, तो जैसे आपस में कोई बात होती थी कि हाँ, मेरा लड़का है या उसकी लड़की क्या करती है। और इवन फिर मैंने देखा कि उनको मैं फिर उनसे पूछती थी कि हाँ, आप लोगों ने आपस में एक-दूसरे को देखा था या नहीं देखा था? तो वो कहते कि नहीं, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ थे वो आए थे, बस वो बात-वात करके चले गए। उन्होंने देखा कि मतलब जो मतलब समझ लो कि पेरेंट्स जो आपस में बात करते थे, आपस में वो रिश्ता हो जाता था बस। उसके बाद शादी हो जाती थी, शादी के बाद फिर जो लड़की है, वो समझ लो घूँघट में आती थी और आपस में कोई उनकी बात नहीं होती थी। तो कई बार मैं उनसे मज़ाक में बोलती थी कि आपको पता कैसे चलता था कि कौन-सा मेरा हस्बैंड है? तो वो कहते सच में हमें पता ही नहीं होता था। जैसे मेरे हस्बैंड के कोई भाई होते थे या देवर हैं या जेठ है, तो बहुत मतलब कन्फ्यूज़न होती थी। इसलिए फिर वो जो मायके वाले हैं वो क्या करते थे कि आपकी जो लड़की को जब विदा करते थे तो साथ में एक लेडी, जो भी कोई अच्छी लेडी होती थी कोई सीनियर, तो वो साथ में भेजते थे, ताकि थोड़ा बहुत लड़की को मतलब कुछ बोलना है या कुछ चाहिए या उसकी कोई पर्सनल नीड्स हैं, वो करने के लिए मतलब फिर वो इसलिए साथ में भेजते थे। तो वो उसके बाद फिर जो रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड वाइफ का, वो भी मतलब दिन में तो सारा जैसे या तो हस्बैंड काम पे चला जाता था, शाम को आता था, तो लड़की ने कुछ न कुछ बोलना है, तो मतलब बहुत मतलब लंबा टाइम लगता था कि हस्बैंड से कैसे बात करनी है या कोई अपनी कोई चीज़ नीड कैसे बतानी है या कुछ है। तो बहुत मतलब स्लोली-स्लोली रिश्ता बिल्ड होता था। या अगर मैं वैसे बोलूँ कि अगर सपोज़ किसी की उस टाइम पे भी समझो कि लव मैरिज कैसे होती थी, तब भी पुराने ज़माने में यही होता था कि हाँ, द कितने दिनों तक एक-दूसरे को देखा, फिर बहुत मुश्किल से कभी कोई किसी पर्सन को बीच में डाला या किसी ने कोई लेटर लिख के दिया या कुछ उस टाइप के रिलेशन होते थे, फिर महीनों लग जाते थे, फिर पता नहीं कितने-कितने मंथ लग जाते होंगे आपस में, उनका कोई बिल्डअप नहीं होता था, मतलब रिलेशन मुझे तो नहीं लगता था कि होता था, बस वो सिर्फ़ एक मन को तसल्ली होती थी कि हाँ, ये मेरा पति है, पति को होता था कि ये मेरी पत्नी है, तो वो आपस में कोई कितने ही मतलब मुझे तो लगता है साल भी लग जाता होगा। बच्चा बल्कि पहले हो जाता है। बच्चा पहले हो जाता था, बाद में तब भी उनको ये नहीं पता होता था कि मेरी हस्बैंड को ये नहीं पता होता था कि मतलब मेरी वाइफ़ को क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद, या क्या उसका क्या हॉबी है या क्या कलर पसंद है, कुछ नहीं पता होता था। अब जहाँ तक बात आती है मेरी जनरेशन की, जैसे मेरे मेरे बहन-भाई हैं या मेरे मेरे से जो बड़े हैं, उनके रिश्ते कैसे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस चीज़ को लड़की देखने जाना किसी के घर में, वो बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता था और बहुत लोग ना सोच समझ के किसी के घर जाते थे और ये समझा जाता था कि अब हम जब किसी के घर में मतलब ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के चल दो और जाके तुम रिजेक्ट करके आ जाओगी। तो वो मतलब ये समझा जाता था कि किसी की भी लड़की को रिजेक्ट करने का मतलब है कि वो मैंने ही अपनी मेरी लड़की को कोई रिजेक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि वही है, छोटी-सी कोई छोटा-सा कोई गाँव होता है या छोटा-सा शहर होता है, हर हर बंदा जो है एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और अगर किसी ने जैसे जैसे रिश्ता बताया किसी ने कि हाँ, फलाने उसके मेरे दोस्त की है या मेरे चाचे की लड़की है या कुछ है। तो वो आपस में रिलेशन जो है वो इतना बॉन्ड अच्छा होता था, वो इतना ट्रस्ट होता था। ट्रस्ट ये होता था कि बस मैंने उस लड़के के लिए लड़की बताई, तो वो कस कहते कि हमें बस आपके ऊपर ट्रस्ट है। लोग मतलब 1 रुपी लेके भी आपस में वो कहते थे कि हाँ, ये बस ये पक्का हो गया या बस आज से आपकी लड़की हमारी हो गई या उसकी। तो इस टाइम पे इतना मतलब ट्रस्ट होता था, तो उसी बेस पे मुझे याद है कि मेरे भाई का जो रिश्ता हुआ वो फर्स्ट लड़की देखी थी बस। फर्स्ट लड़की देखी और मेरे को याद है कि मेरे फादर ये बोलते थे कि मैं लड़की फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बात होती है, कोई रिश्ते की वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं किसी के घर में जाके अगर मैं लड़की को देखूँगा, उससे बात करूँगा, तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं उसको रिजेक्ट करके आ जाऊँगा।
तो देखो उस टाइम पे ये कितनी एक अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट है उस लड़की के लिए भी, उस लड़की के पेरेंट्स के लिए भी, कि मतलब वो कोई ये नहीं है कि हम कोई एनिमल पसंद करने जा रहे हैं, कोई डॉग लेने जा रहे हैं या मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं कि हाँ, ठीक है, पसंद आई तो आई, नहीं तो ना सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम पे जो बहुत लोग जो है बहुत मैच्योर होते थे। ऐसे ही मेरी बहनों के भी रिश्ते हुए हैं, वो भी फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट एक ही रिश्ता किसी ने बताया, वो भी किसी रिश्ते के थ्रू ही। कोई जैसे मेरे फादर के कोई मम्मी की बेटी है, उसकी आगे आगे किसी का देवर था या दूसरा रिश्ता हुआ, वो भी ऐसे ही किसी ने बता दिया। बस उससे कोई मैटर नहीं करता कि बस वो ये देखते थे उस टाइम पे, मुझे याद है कि जो हमारे फादर होते थे, वो ये देखते थे, वो यही कहते थे कि लड़का जो है एक सिंसियर होना चाहिए, ओबीडिएंट होना चाहिए और कैरेक्टर वाइज़ ठीक होना चाहिए और मतलब ये होना चाहिए कि ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता या मतलब ये है कि अपने पेरेंट्स में वो मतलब अपने देख-रेख उनका घर है या करियर वाइज़ ठीक है। बाकी उस टाइम पे मुझे इतना पता है कि रंग-रूप पे इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उस टाइम पे मेरे से भी पहले की जो जनरेशन थी, मैंने नहीं देखा कभी, वो कहते थे कि हमने देखा ही नहीं कि रंग काला था या मतलब उस टाइम पे भी ये रेसिज़्म वगैरह नहीं होता था। वो ये सोचते किसी का कोई बॉडी पार्ट खराब भी है, तब भी कहते थे कि नहीं, मेरी बेटी का अगर वो ठीक से रखता है और घर में अगर उसकी रिस्पेक्ट है या कुछ अगर उससे रखता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ तक आ गई मेरी बात। मेरे भी जो है वो रिश्तों के बीच में ही एक रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा मैंने कोई ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने बहुत सारे कोई लड़के देखे हैं या मैंने कोई रिजेक्ट किए हैं या मेरे हस्बैंड ने इवन मेरे हस्बैंड ने तो 2-3 लड़कियाँ शायद देखी थी, यहीं दिल्ली में। तो मेरे लिए जब रिश्ता एक एक लड़का मैंने अपने से पहले देखा था और वो देख के चले गए थे। उसके बाद मतलब कोई ज़्यादा हमारी कोई बात बनी नहीं, क्योंकि वही है कि वही एक रिलेशन में फिर वो कई बार वो आपका ना बिल्ड नहीं होता कि हाँ, वहाँ पर हमारी लड़की सेफ रहेगी। ये रिश्ता जैसे आया, मेरे को देखने आए, तो आपस में बात-वात करी और 5-10 मिनट के लिए लड़के-लड़की को ऐसे बिठा देते हैं कि हाँ, ठीक है, आप लोग बात-वात कर लो या लड़की लड़की वो लेके आती है, चाय-वाय लेके आती है, तो बस थोड़ी-सी बात कर ली कि हाँ, ये आता है, वो आता है, खाना बनाना आता है, ये है। बस ये सब चीज़ें बात कर ली और उसके बाद फिर हमारे को 5-10 मिनट दिए होंगे कि हाँ, आपस में बात कर लो। मेन तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारा डिसीज़न था, हाँ, मेरे से पूछा गया था कि हाँ, कि तेरे को पसंद है? तो मैंने बोल दिया था कि हाँ, मुझे मतलब आप लोगों ने अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है, तो मेरे लिए भी ठीक है। फिर उसके बाद में लेकिन मैं आज भी अगर मैं अपने हस्बैंड से जैसे मैं पूछती हूँ कि हाँ, आपने ये क्यों रिश्ता एक्सेप्ट किया? क्योंकि मेरा जो जैसे हस्बैंड है वो दिल्ली में बहुत सालों से दिल्ली में ही बिलॉन्ग करते हैं वो और दिल्ली में शुरू से ही पढ़े, यहीं की उनकी एजुकेशन है। मेरा जो शहर है वो मैं बहुत स्मॉल सिटी से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। तो वो भी उस टाइम पे यही कहते हैं कि मेरे को इतनी ज़्यादा कोई समझ नहीं थी, बस मेरे घर में तो यही बातें होती थी कि मेरे पेरेंट्स को होमली गर्ल चाहिए थी या मेरे माइंड में सिर्फ़ ये था कि बस लड़की देखने में अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए। बस ज़्यादा ज़्यादा मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि हाँ, एक पार्टनर में क्या होना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही नीड थी कि पेरेंट्स जो है, जो मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरी शादी के टाइम पे काफ़ी आर्थराइटिस से पीड़ित थी, बीमार थी, उठ-बैठ नहीं सकती थी। तो देखा जाए तो एक पर्पज़ जो था ना एक मैरिज का, वो ये था कि एक घर में एक टेक केयर टाइप की लड़की लेके आओ और हमारा घर को आके सँभाल ले, क्योंकि घर में रोटी-पानी जो बनना है, वो मुश्किल हो गया था। उसके बाद फिर जहाँ तक बात आती है कि फिर जब मेरा रिश्ता हुआ, उसके बाद में फिर अरेंज मैरिज थी, काफ़ी टाइम आपको लगता है। एक तो मेरी एज उस टाइम पे मैं आई वाज़ दैट टाइम 20 ईयर ओल्ड। मेरा 21st बर्थडे मेरा बाद में आया था। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे से 7 साढ़े 7 साल बड़े हैं। तो लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं उस टाइम पे मतलब बच्ची थी। इमैच्योर तो नहीं मैं बोलूँगी अपने आप को।
लेकिन ये है कि ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि वो अगर 28 के थे तो कि वो इतने ज़्यादा मतलब मैच्योर थे कि हाँ, कि बहुत लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि उस टाइम पे भी हमारा ऐज गैप जो है, ये इसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। क्योंकि ऐज गैप भी जो ये मतलब दिखाया जाता है ना कि लड़की जो है छोटी ले लो और लड़का बेशक 8 साल हो या 10 साल बड़ा हो, इट्स ओके। बट बट वही वाली बात आ जाती है कि अगर जैसे सपोज़ लड़की शादी करे, सपोज़ 35 साल में शादी करे, तो क्या लड़का जैसे है 42 का या 43 का आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, वो उस टाइम पे ऐसे ओके नहीं लगता। लेकिन फिर मैंने ये नोटिस ये ज़रूर किया है कि लड़के जो हैं, वो थोड़ा देर से मैच्योर होते हैं। लड़का चाहे 28 साल का भी है, तब भी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ, कि कोई बहुत कोई फ़ादर फिगर टाइप का होता है या कुछ है, बहुत मैच्योर होता है जो उस टाइम पे वो भी पर उस टाइम से मैं देखा जाए तो लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कियाँ मुझे लगता है 24-25 साल में उनका जो ब्रेन है पूरा मैच्योर हो जाता है। लड़कों को टाइम लगता है, 28 साल के बाद 29 साल में, 30 साल में जाके वो थोड़ा-सा मतलब मैच्योर होते हैं, उनको समझ आती है। अब यहाँ तक रही बात जब फिर मेरे बच्चे जब बड़े हुए, तो जब जैसे मेरी ये फर्स्ट डॉटर जो प्रिया है, इसका जब 23-24 साल में आके जब हमने रिश्ते का मतलब माइंड बनाया, हमने मेकअप किया कि फर्स्ट पहले हमने इसी से पूछा कि हाँ, अगर अभी हम सोच रहे हैं कि हम शुरू करते हैं प्रोसेस क्योंकि ऑब्वियस है प्रोसेस में टाइम लगता है। 2-3 साल लगते हैं, हमने ये मान के शुरू किया था, तो अगर 24 साल में हमने शुरू किया, तो सोचा कि हाँ, 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद फिर हम रिश्ता हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने इसी से पूछा कि तेरे तेरे को कोई अगर कोई तेरी नज़र में है या तू कोई तेरा बॉयफ्रेंड है या बता दे अगर कोई ऐसा है। तो फिर जब हमें इसने बोला कि नहीं मैं सिंगल हूँ और हम प्रोसेस शुरू करते हैं, मिलके प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने फिर फर्स्ट फर्स्ट शुरू करा कि ये जो मैट्रिमोनियल साइट होती है, उसपे हमने अकाउंट बनाया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म था कि हाँ, चलो लेट्स डू इट। ऐसे लगता था कि जैसे बहुत एक अच्छा काम करने जा रहे हैं और हमने फिर शुरुआत करी, अकाउंट बनाया और उसके बाद फिर शुरू बातें हुई सारी घर में शुरू होनी, डिस्कस होने शुरू हुए, फिर फ़ोन करने शुरू हुए, फिर हमने एक डायरी लगाई फ़ोन पे, फिर हमने न्यूज़पेपर में भी निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम में, फिर आने शुरू हुए, फ़ोन आने शुरू हुए, रिश्ते आने शुरू हुए। लेकिन हमारी जो जर्नी है, मेरे को बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि मतलब बहुत दुःख हुआ ये जान के कि जब हमने एनालाइज़ किया, जैसे वही है कि समुंदर के ऊपर से हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके अंदर से हम जब उसके अंदर गहराई में गए तो फिर हमें पता चला कि ये प्रोसेस जो है वो कितना मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमें जताया जाता था कि जैसे हम लड़की वाले हैं तो फ़ोन भी हम ही करें और फ़ॉलो-अप भी हम ही करें। तो हमने आप लोगों को मतलब बिलीव नहीं होगा कि हमने 6-6 महीने, 8-8 महीने हमने लोगों को फ़ॉलो किया है। ना तो वो मना करते थे, ना वो ये कहते थे कि मतलब नहीं है, या तो वो फिर ये पता चलता था धीरे-धीरे कि उनकी बहुत सारी जगह पे बातचीत हो रही है और वो सब लोगों को वो टाल-मटोल करते रहते हैं और बेस्ट अपना बेस्ट देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, और हमें इससे लड़की कितनी बेस्ट आगे से मिल सकती है। मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, मीटिंग तो तय हो ही नहीं पाती थी। या तो वो ये कहते रहते थे सबसे फर्स्ट एक मुझे उसमें जो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो मतलब मुझे बहुत उसमें भी मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि जो प्रोफ़ाइल बनाए जाते हैं लड़कों के, वो या तो जैसे एक प्रोफ़ाइल पे फ़ोटो लगाई जाती है। वो उसमें लोगों ने 8-8 10-10 साल पुरानी फ़ोटो लगाई होती हैं, जिसमें लड़के के बहुत सारे वही बाल होते हैं, पतले होते हैं, ये सब है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे को ये नहीं है कि अभी लड़के के बाल हैं या वो मोटा है या पतला है या गोरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आप ऑनेस्ट तो रहो कम से कम। क्योंकि आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप अपनी उसमें अपनी अभी की फ्रेश फ़ोटो लगाओगे आप उसके ऊपर और हम उसके बेस पे आपको जज करेंगे ना।
लेकिन वो कितना अजीब लगेगा कि आज मैं 10 साल पुरानी फ़ोटो अपने बच्चे की लगा दूँ, आज मेरा बच्चा ना उस वेट का है, ना उसकी वो पर्सनैलिटी वैसे है। तो जब सामने देखोगे तो आप बोलोगे, फिर बोलोगे नहीं, नहीं हमने तो, हमारे पास तो यही फ़ोटो थी। कई बार तो कई बार तो ऐसा होता था कि पेरेंट्स ने डाली होती थी फ़ोटो। और आपको और अजीब हँसी भी आएगी इस चीज़ को सुन के कि लोगों ने क्या-क्या पहन के फ़ोटो मतलब अपनी मैट्रिमोनियल पे लगाई हुई हैं। इसका मतलब कि आपके लिए जो शादी है वो कोई ब बहुत बड़ी बात है ही नहीं। जॉब के लिए आप अपनी जैसे ऐसी फ़ोटो लगाओगे ना कि आपके जैसे फीचर्स दिखें आपके प्रॉपर 4-5 तरह के लगाओगे। तो आप अपनी जॉब प्रोफ़ाइल के लिए क्या ऐसी फ़ोटो लगाते हो कि आप शादी में आपने किसी शादी में कज़िन की शादी में अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ है, पगड़ी लगाई हुई है, टिक्के लगाए हुए हैं या शेड्स लगाए हुए हैं या टोपी पहनी हुई है या हेलमेट पहना हुआ है, बाइक पे बैठे हो। मतलब मुझे मतलब बहुत अजीब तरीके से हमारे को इतने मतलब एक्सपीरियंस हुए हैं, तो समझ ही नहीं आता था कि लोग, इसका मतलब तो ये है कि वो सीरियस ही नहीं है। सेकेंडली, जो उन्होंने प्रोफाइल बनाए होते थे, या तो वो इतने अजीब होते थे कि उन्होंने क्या-क्या लिखा होता था कि मतलब कि हाँ, हमारी फैमिली जो है वो बहुत रिलीजियस है, गॉड फियरिंग है, ये है, या फिर हमें जैसे लड़की की डिमांड होती थी कि लड़की कैसी चाहिए? लड़की मतलब माँ-बाप की सेवा करने वाली चाहिए, शांत होनी चाहिए, लड़की होमली चाहिए। हम मतलब हम अपनी डॉटर इन लॉ को हम अपनी बेटी बेटी की तरह समझेंगे, ये सब मतलब ये सब चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती ना, देखा जाए तो, कि शादी के लिए ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं, कि ये सब चीज़ें हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी। मेन तो ये है कि जो प्रोफ़ाइल बनाए जाते हैं, वो या तो फिर जो उनके पेरेंट्स हैं वो इतने मतलब फ्रेंडली नहीं होते, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते कि वो उनको प्रोफ़ाइल बेचारों को बनाया जाए। तो वो जो भी है किसी का, या तो किसी से बनवा लिया प्रोफ़ाइल, तो उनको इवन पता भी नहीं होता कि उन्होंने प्रोफ़ाइल में डाला क्या हुआ है। दूसरी बात, जैसे हाइट है, हाइट लिखी हुई है, वो भी उन्होंने गलत लिखी हुई है, और सैलरी है, वो भी इतना मार्जिन से लिखा होता है कि जैसे जैसे किसी ने लिखा है कि हाँ, 7,000 से 10,000 या 10,000 से 20,000, इतना मार्जिन होता है, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आपकी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। या फिर किसी ने कुछ नहीं लिखा होता कि, या तो फिर लड़के प्रोफाइल बना देते हैं, फिर होता क्या है, हमने जो एक्सपीरियंस किया कि जो फ़ॉलो-अप है, वो फिर हम जो है पेरेंट्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जैसे फ़ोटो लगाई हुई है, या तो हेलमेट पहन के लगाई हुई है, बाइक पे बैठे हैं, या शादियों की फ़ोटो उन्होंने माँ-बाप ने ना उसको फ़ोटो को कट करके, फ़ोटो कट करके वो लड़के की फ़ोटो लगाई होती है। 4-5 फ़ोटो आप देखोगे, तो वो उनको आप मैच करोगे तो वो लगेगा ही नहीं कि वो लड़का है। फिर जब हम लोग फिर बाय चांस कभी फिर हमारी कोई इस तक बात पहुँचती थी कि चलो मीटिंग करते हैं, तो वो लड़के में बहुत ही मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल लड़का ऐसे आता था जैसे लगता था कि जैसे उसको ज़बरदस्ती से पकड़ के लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि लड़के को पता ही नहीं होता था, कि माँ-बाप ने प्रोफ़ाइल डाला हुआ है। बाय चांस वो मतलब इतना वियर्ड हुआ कि लड़के का जैसे वो हमारे को ईमेल आईडी दे देते हैं कि हाँ, आप ना डायरेक्ट, जैसे हम बोलते थे कि हाँ, चलो लड़के से भी पूछ लेते हैं, कि लड़का तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि इंटरेस्टेड है। माँ-बाप बहुत अच्छे से बातें करी जा रहे हैं। इतना लोग मतलब टाइम पास करते हैं कि शुरू-शुरू में तो जैसे ऑब्वियस है, हमारे को भी एक्सपीरियंस नहीं होता था ना, हम लोग भी एक्साइटेड थे, जैसे फर्स्ट हमारी बेटी थी, तो उसके बाद मैंने देखा है कि जो लड़के का फादर है, वो 1-1 घंटा इतने ऐसे अच्छे से बातें करेंगे, और कि हाँ, ये है, हमारा खानदान ये है, हमारा वो है, ये सब चीज़ें, हमारा बेटा ये करता है, हमारी बेटी वो करती है। हैं हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छे से बातें करेंगे, घंटा 2 घंटे आपका सारा मतलब इतना टाइम मतलब स्पेंड होता था। उसके बाद में फिर मतलब उसके बाद फिर कॉल ही नहीं आती थी। फिर बाद में फिर कहते थे हाँ, हम पूछ के बताएँगे लड़के से, या हमारी कोई दूसरी बेटी है, हम उससे बात करेंगे। तो फिर वो इतना मतलब फिर हमने 6-6 बार, 7-7 बार, 10-10 बार मतलब लोगों को फिर हम फ़ोन करते थे। इतना चेज़ करना पड़ता था, क्योंकि हमारा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें नहीं पता था कि हम, और हमें भी हमारा भी एक ओल्ड बिलीफ था कि हाँ, शायद ऐसे ही करना पड़ता है, लड़की वाले हैं, हम पेरेंट हैं, शायद हमें हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मतलब बहुत अपना इतना एफर्ट डाला, फिर फ़ोन आते थे, फिर लोग मतलब जवाब ही नहीं देते थे। एक और बात जो मैं और जिसके लिए मुझे
बहुत अफ़सोस होता है कि हम कौन-सी सदी में आ गए हैं, लेकिन स्टिल जो लोग हैं, वहीं पे पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी इतना स्टक हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। लोगों ने लोगों ने हमारे साथ मतलब ये तक करा हुआ है कि लोग पहले कहते थे कि हमने लड़की नहीं देखनी या हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, फ़ोन आता था, वो सिर्फ़ हमारे से ये बोलते थे कि लड़की का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दो, हम पहले कुंडली मिलाएँगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मेरे को बहुत अजीब लगता था, मैंने बोला कि ऐसे 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 कैसे? मतलब आप अब ये कैसे हो सकता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी सपोज़ आपकी कुंडली मिल जाए, या हमें आपको वो लड़का ठीक ना लगे या आपको लड़की ठीक ना लगे, तो आगे बात कैसे चलेगी? तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, 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 हम तो इस पे कुंडलियों पे बहुत विश्वास करते हैं।" वही है कि और ऊपर से मतलब हैरानी तो उसी चीज़ में होती थी ना कि फर्स्ट चीज़ मतलब लिटरली तुम फ़ोन करो और तुमने ना पेरेंट्स से बात करी है, ना लड़की से बात करी है, ना लड़की को देखा है, ना पेरेंट्स को देखा है, मतलब कुछ भी नहीं पता तुम्हारे को सिवाय नाम के या थोड़ा बहुत जो तुम्हारी प्रोफ़ाइल में इन्फॉर्मेशन होती है और आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होता था यस। कि हाँ, कि उसका डेट ऑफ बर्थ और हमें ये बता दो। हाँ। वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब लड़की की क्या नेचर है, लड़की का क्या बिहेवियर है, लड़की की फैमिली कैसी है, वो उनकी एजुकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, नथिंग, हुँ। नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ जो उसका डेट ऑफ बर्थ है या एस्ट्रोलॉजी वाइज़। हाँ। तो वो इस चीज़ को लेके मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि हमारे को जो 100% जो हमारी जो निराशा हुई है, वो हमें इसीलिए हमारे को प्रॉब्लम आई शादी को लेके कि सारे लोग जो हैं, सारे लोगों ने हमारे को जो जिस चीज़ के लिए हमारे आके हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ पाए, सिर्फ़ बिकॉज़ ऑफ ये एस्ट्रोलॉजी कि हाँ, ये वो यही कहते थे कि कुंडली नहीं मिलती हमारी। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे करके पहले-पहले तो हम लोगों ने बहुत अपने आप को ये सोच के ये कोशिश करी, फिर 6-6 महीने किसी को फ़ॉलो करा या इवन इसने कोई लड़का है जैसे लड़का भी पहले बट एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हमने मतलब आपने बहुत सारी मेरे से भी चीज़ें कराई हैं जैसे मतलब हाँ, हाँ, कि हाँ, वो कहते थे कुछ कुंडली में जो भी वो बताते हैं नुस्खे व्हाटएवर हाँ, कि हाँ, कि ये कि करो, वो भी हमने सब करा है। आई हम थिंक पंडितों के भी गए, पंडितों से सारे जो है सारा मतलब मंगलीक नहीं मंगलीक जैसे है, मंगलीक है, तो हाँ, मंगलीक को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल कई कई पंडित जो मतलब जो एक पढ़े-लिखे पंडित हैं, उन्होंने तो हमारे को यहाँ तक बोला कि मंगलीक होना तो कोई पहली बात तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो चुकी हैं, उनकी आपस में मतलब है ही नहीं कुंडली कोई आपस में, तो क्या उनकी शादियाँ सक्सेसफुल नहीं है? तो हमारा तो जो जो हमारा हमारे फैमिली जो मतलब पंडित थे, वो तो कहते थे कि हमारी तो खुद की शादी जो हुई हुई है, बाद में हमने बाय चांस कुंडली बनाई तो मेरी वाइफ़ जो है मंगलीक है या मेरी बहू भी मंगलीक है, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बात ये है कि सब लोगों ने हमारे को इसीलिए मना कर दिया कि नहीं, कि लड़की अच्छा चलो हमने मंगलीक भी सोच के डाल दिया फिर, कि चलो लड़की मंगलीक है, तो आपको सिर्फ़ हमारे को जो ठीक है, अगर मंगलीक है तो म और बहुत सारे लोगों के रिश्ते होते हैं, मंगलीक से मंगलीक के होते हैं। सोचो कि इस चीज़ से लेके पंडित डराते हैं कि हाँ, अगर आपकी किसी की शादी हो गई कि हाँ, लड़के की डेथ हो जाएगी या लड़की की डेथ हो जाएगी या फलाना ये या इसकी शादी पेड़ से करा दो या ये सारी और ये सब चीज़ें एक्चुअली हमारे तो बट ये सोचो ना कि अगर सपोज़ कोई ऐसे बोलता है और उसके ऑपोज़िट कोई चीज़ होती है तो क्या क्या आप करोगे? आप वापस जाके आप पंडित को पकड़ोगे कि हाँ, कि तूने ऐसे बोला था, ऐसे-ऐसे क्या कर लोगे आप? कुछ कर थोड़ी ना तो ये लोगे आप। ब्रेन वॉश ही है ना, एक्चुअली ये ब्रेन वॉश है हमारा कि ये हो गया। होता तो मैंने देखा है। अब मुझे आप लोग सच बताओ कि कितनी शादियाँ जो हैं अभी सक्सेसफुल हो रही हैं। तो क्या अगर वो उन्होंने पंडित से आपने कुंडली मिला ली, आपके गुण मिल रहे हैं जी हाँ, जी 36 में से मैं कहती हूँ 36 भी मिल जाएँ, 32 भी मिल जाएँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिसमें से 36 में से 32 गुण मिलते हैं। तब भी वो रोज़ कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ रहे होते हैं या उनके डिवोर्स हो गए होते हैं या डेथ भी हो गई है वैसे भी इवन। अगर सपोज़ इस चीज़ में इतना ही सच होता, तो आज जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते। वो इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हाँ, जब डिवोर्स होता है कि हाँ, एक रीज़न ये हो कि हाँ, हमारी कुंडली नहीं मिल रही। यस। हमारी लव मैरिज हुई थी, हमने उस टाइम कुंडली चेक नहीं करी, अब हमने चेक करी है
और वो मंगलीक है और मैं नहीं हूँ, इसलिए हमारी बनती नहीं है, इसलिए हमें डिवोर्स दो। दूसरी बात ये है जब जैसे क्योंकि उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। हाँ, दैट इज़ द सिंपल रीज़न कि हाँ, कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। देयर इज़ आई थिंक वही है कि जो एस्ट्रोलॉजी भी है, वो वो उसके फ़ियर है। पीछे हाँ, इट इज़ मतलब वो समथिंग आउट ऑफ फ़ियर यस। कि हाँ, कि मतलब हर कोई ये चाहता है कि हाँ, कि ओके हमारे को ऐसी बहू मिले, हमारे को ऐसी बीवी मिले या कोई प्रॉब्लम ना आए बाहर जाके और लोग उसमें एश्योरेंस चाहते हैं कि हाँ, हाँ, बस, बस, बस। कि ओके हमारे को पहले से कोई एश्योरेंस दे कि वो लड़की अच्छी होएगी और वो हमारा मतलब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, हमारे बेटे को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो वो जब उनको टाइप ऑफ कोई पंडित बोल देता है कि हाँ, कि ये है, इनके इतने गुण मिलते हैं और हाँ, इसकी कुंडली बहुत अच्छी है और ये लड़की आपके लिए बहुत अच्छी है। तो बस उस टाइम पे लोगों को कम्फर्ट मिल जाता है कि ओके हाँ, ठीक है। हाँ, बाद में चाहे जो मर्ज़ी हो, हाँ, डिवोर्स ठीक तो उनके है? भी होते ही हैं, डिवोर्स तो उनके भी हो ही रहे हैं। और सेकंड ऑफ ऑल तुम जब किसी से किसी का बर्थ डेट, बर्थ टाइम या ये सब चीज़ें पूछते हो, अगर तुम्हें इतना ही बिलीव है उस चीज़ में, तो तुम फिर तो तुम्हारे को हर चीज़ जाके चेक करनी चाहिए। हुँ, बर्थ सर्टिफ़िकेट जाके चेक करना हुँ, चाहिए। बिल्कुल, आपको कैसे पता कि वो जो टाइम है, बर्थ सच है। डेट है, बर्थ प्लेस है, वो हुँ, सच है? हाँ, लोग झूठ भी बोलते हैं। हाँ, लोग झूठियाँ झूठियाँ कुंडलियाँ बनाते हैं, हमारे को हाँ, भी सजेस्ट किया गया था। लोग तो पंडितों को पैसे दे के भी हाँ, कुंडलियाँ करवा लेते हैं। हाँ, ठीक है? तो फिर वही चीज़ है कि मतलब इस चीज़ के ऊपर कोई बेसिस नहीं है इसका, ठीक है? और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है? हुँ, हुँ। तो मतलब इस चीज़ का फिर पॉइंट क्या है इस आप चीज़ लोगों का? ने जैसे ये भी सुना होगा कि लड़का-लड़की की एक लव मैरिज हो रही है और लड़के को पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बहुत कुंडली पे बिलीव करते हैं। वो कुंडली नकली कुंडली बनवाता है लड़की की और उसमें सारे ऐसे गुण डाल दिए जाते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट डाल देते हैं कि हाँ और वो हाँ, मान जाते हैं। तो ये इसका मतलब तो ये है कि हम स्टूपिड बनना चाहते हैं। हाँ। हम लोग मतलब और एक फ़ियर क्रिएट किया जाता है कि हाँ, पंडित और देखो देखा जाए तो ये पंडितों का ये धंधा है। पंडितों की खुद की शादी का उनके घर में मैंने उनके अपने बच्चों के डिवोर्स देखे हैं। मैंने तो ऐसे-ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ जिनके खुद के डिवोर्स केस चल रहे हैं। हुँ। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो किसी पंडित का जो बिज़नेस है, जैसे उसका काम नहीं चल रहा, हुँ। उसको तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि मतलब मैं कुछ ऐसे मुझे वो मुन्ना भाई का एक सीन नहीं याद वही तो आता है। वो मुन्ना भाई का एक सीन याद आता है कि उसमें वो पंडित को पूछता है कि हाँ मेरे आपको पता है तेरा फ्यूचर क्या है? तो पंडित कहता है नहीं किस बारे में बात कर रहे हो? तो कहता है आपको एक थप्पड़ पड़ने वाला है अभी एक। तो वो कहता तो उसने को थप्पड़ मारता तो कहते हैं आपको पता होना चाहिए था कि आपको थप्पड़ पड़ने वाला है, तो आप तो पंडित हो। तो आपने ये सब चीज़ों से अपने आप का बचाव क्यों नहीं किया? आपको तो आना ही नहीं वही, चाहिए था, आज तो पीटने वाला था आपकी, तो पता होना चाहिए आपकी कुंडली में क्या वही। लिखा है। तो वो इसका मतलब ये है कि लोगों को जैसे ये गुरु हो गए या ये पंडित हो गए, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं, हुँ, स्पेशली वुमेन। अगर वही। अगर घर में मैंने मोस्टली मतलब 100% ही बोलो कि हमारा जो एक्सपीरियंस निकला है वो 100% जो है लोग कुंडलियों पे बिलीव करते हैं और लोगों ने हमें रिजेक्ट अगर किया गया है, तो वो कुंडलियों के बेस पे किया गया है। शुरू-शुरू में हमने नादानी में हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके चलो चलो फिर हमारे को भी सजेशन दिया गया था कि मतलब ना आप लड़की की जो है टाइम चेंज कर दो और उसका जो प्लेस चेंज कर दो। तो ये फिर हमारी हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो है हमने तो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम झूठ बोल दें कि उसका टाइम गलत बता दें या कल को कोई हम एक झूठ के बेस पे एक कल हम रिश्ता करें, ठीक है? हमारे घर में फिर ये मतलब डिस्कशन हुआ था कि कल को अगर हम ये सब चीज़ें डिसीज़न लेते हैं, कल को सपोज़ लड़के को पता चले कि इसने तो मतलब झूठ बोला है जो कुछ है, तो क्या क्या फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं हम भुगतने को तैयार हैं? तो हमारी तो सबकी कॉन्शियस ने बोला नो, हम तो सच हुँ, बोलेंगे, होता है हो, नहीं होता है रिश्ता तो ना हो, हमें मंज़ूर है। हुँ, तो इसीलिए कि आज अगर ये इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, तो हमने कोई भी समझौता नहीं किया, चाहे वो करियर को लेके था, चाहे वो किसी की शक्ल-सूरत को लेके था। आज हमारे को कोई भी कुछ भी बोलता है, आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे और ना किसी का झूठ बर्दाश्त करेंगे। वो वही है कि मतलब उस टाइम पे भी मुझे याद है कि शुरू में एक
जो हमने चीज़ है, जो शुरू में करी है, जो हम इस पॉडकास्ट में भी बहुत बात करते हैं, जो कि कन्फर्मिटी की, कि जो सोसाइटी कर रही है या जो हमारे आस-पास लोग कर रहे हैं, चाहे वो सही है, चाहे गलत है, चाहे वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है, हम वो चीज़ें करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें होता है कि ओके, दुनिया ऐसी है, तो हमें दुनिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है? और हमने वो भी चीज़ करी है कि हमने जिसमें सोचा कि ओके, सब हम चाहे कुंडली में मानते हैं या नहीं मानते हैं, डज़न्ट मैटर, और लोग इस सब चीज़ों में ये इन सब चीज़ों को मानते हैं, तो हाँ, चलो हम कोई भी नहीं कर हम लेते हैं। हम उनको अकोमोडेट करेंगे, हाँ, ठीक है? और हमने फिर उनको थोड़ी देर के लिए किया है। हाँ, बट वही है कि अल्टीमेटली इन आवर सोल, ठीक है? या इन आवर कॉन्शियस वो हमें एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्टेड हुआ। नहीं था, नहीं हुआ एक्सेप्टेड। हम उस चीज़ से अल्टीमेटली सैटिस्फाइड नहीं थे। ब अनकंफर्टेबल हो गए हम हाँ। लोग, हमारे लिए वो मतलब ऐसे रिलेशनशिप में हम नहीं जाना चाहते थे कि हुँ। एक झूठ बोल के, या फिर जो लोग मतलब बिलीव करते हैं कि हाँ हम तो बहुत रिलीजियस हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, या फिर या इस चीज़ की भी बातें होती हैं कि हाँ आप पूजा पाठ करते हो, हाँ, हाँ। आप किसको मानते हो, हम तो हुँ। हमारे तो ये है, हम तो ये करते हैं, हम तो हर संडे को वो करते हैं, तो लड़की को ये भी ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि जो मैरिज का जो एक पर्पज़ है, लोगों को क्वेश्चन ही नहीं पता कि लड़के से, किसी भी लड़के से हमने अगर ये पूछा कि हाँ, तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, या तुम एक एज़ ए पार्टनर लड़की पूछती है कि मेरे को क्या देखते हो आप उसपे? तो उनके पास जवाब ही नहीं होते हैं कि मेरे माँ-बाप ने मुझे बोला कि हाँ, मुझे। वो वहाँ पे सिंपल सी बात है, जितने भी लड़कों से मैं मिली हूँ या जितने भी लड़कों से मैंने बात करी है, तो मेरा जो अल्टीमेटली कंक्लूज़न उससे निकला था वो यही था कि लड़के जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक थॉट भी नहीं दिया ना। कि उनको कैसी वाइफ़ चाहिए या वो कैसे हस्बैंड बनना चाहते हैं या वो कैसे फादर बनना चाहते हैं। उनका बस ये था कि वो दे वर अ पपेट। यस। ठीक है? वो अपने बिल्कुल पपेट बने हुए थे और अपने माँ-बाप के हाथ में कि मैंने आपको फुल कंट्रोल दे दिया है, हाँ। ठीक है? आप मेरे साथ जो मर्ज़ी करो, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा। जहाँ शादी होएगी मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। बट मैं आई एम चेक्ड आउट, मतलब हाँ, मैं इस चीज़ में कोई है ही नहीं मेरा इस चीज़ में। और फिर वही चीज़ क्या होती है, फिर वो बाद में भी कंटिन्यू करता है। ठीक हाँ। है? वो शुरू में तो सब खुश हो जाते हैं। माँ-बाप को लगता है कि अच्छा हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स वो हम पे ट्रस्ट करता है, वो हमसे प्यार करता है हमारी और रिस्पेक्ट करता हमारी रिस्पेक्ट करता है। है। ठीक है? जो कि एक गलत हाँ, चीज़ है वो। हाँ। ठीक है? क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, बाद में वही चीज़ कंटिन्यू करती है। ठीक हुँ, है? बट हुँ। फिर वही है कि देन प्रॉब्लम हो जाती है, जो लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि हाँ, कि आप कितनी देर तक ऐसे कंटिन्यू कर लोगे एज़ अ पपेट। आप हाँ। टेम्परेरीली कर सकते हो, बट नॉट फॉर अ लाइफ टाइम। हुँ। ठीक है? फिर बाद में आके प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं कि जब आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ, आपकी वाइफ़ आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि ओके, ये गलत हो रहा है तेरे साथ या मेरे साथ या हमारे साथ, और तुझे कुछ अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। या फिर माँ-बाप अगर कुछ बोलते हैं कि ओके, तू हमारा साथ दे, या फिर तू तू अपनी वाइफ़ को कुछ नहीं बोलता, ठीक है? तो फिर लड़के फँस जाते हैं, फिर लड़के कंप्लेन करते हैं कि हाँ, कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर तो बहुत सारे लड़के शेयर करते ही हैं और कंप्लेन करते हैं कि हाँ, कि हम शादी के बाद हम फँस जाते हैं बीवी के में और अपने माँ-बाप में। बट द पॉइंट इज़ कि तुम सिचुएशन में विक्टिम नहीं हो, हुँ, क्योंकि तुमने खुद अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है ऐसे। हुँ। ठीक है? कि तुमने कंट्रोल सबको दिया हुआ है कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, ना मैं कोई किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ की ओनरशिप भी नहीं लेना चाहता। तुम्हें जो करना है करो। जैसे लड़के उसमें भी यही करते हैं ना शादी के बाद कि हाँ, कि मतलब वो बोलेंगे कि हाँ, मेरे को इन्वॉल्व मत करो। हाँ, वही वो फिर उसको उनको ये भी अच्छा लगता है ना कि कल को कोई प्रॉब्लम आएगी, लड़की हुँ। लड़की ठीक नहीं निकलेगी या लड़ाई होएगी, झगड़ा होएगा, फिर मैं बोलूँगा कि आपने ही किया, आप भुगतो आप।
हुँ, इस चीज़ से वो हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि वो लड़की के लिए स्टैंड भी तभी लेते हैं जब वो या तो उनकी लव मैरिज होती है या वो खुद इन्वॉल्व्ड होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हाथ झाड़ना चाहते हैं। हुँ, दूसरा ये है कि लड़कों के एक और होती है वजह जो हमने फिर ऑब्ज़र्व करी कि लड़के सपोज़ किसी रिलेशनशिप में हैं, वो घर में उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं कि मुझे तो वो लड़की पसंद है, मुझे उससे करना है। ल माँ-बाप खुद ही उनका मैट्रिमोनियल में डाल देते हैं, तो वो खुद ही उनको रिश्ते आते रहते हैं और फिर लड़के को ज़बरदस्ती भेजते हैं कि कोई हुँ, बात नहीं, एक बार ट्राई तो करके देख ले, एक बार मिल तो हुँ, ले, क्या पता तेरे को सूट कर जाए, तेरे को अच्छी लगे, तेरा देखने में हुँ, क्या जाता है? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मार्केट में जाओ और उसको लालच दो कि हाँ, ये देखो यहाँ से यहाँ तेरे को ऐसी लड़की मिल जाएगी, ये वाली लड़की तो ऐसी, क्योंकि उनको पेरेंट्स को वो लड़की पसंद नहीं होती। हुँ, तो वो फिर इतने मतलब दिल मरे हुए से वो आते हैं, आके डेडली बैठ जाते हैं आके, और ना तो वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं। हम कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं तो वो आंसर नहीं करते। तो वो हुँ, फिर जाके फिर जा या फिर सपोज़ लड़का जैसे अकेला मिला, लड़की से आके, वो 2-3 मीटिंग करता है, मीटिंग में करते आके तो फिर वो माँ-बाप को जाके जो मर्ज़ी बोल दे वो जाके कि हाँ, हाँ, वो लड़की तो ऐसी हुँ, थी, लड़की तो वैसी थी, लड़की तो वो एडजस्ट नहीं करेगी हमारी फैमिली में, या तो लड़की तो बहुत मॉडर्न थी, लड़की तो कैसे कपड़े पहनती है, लड़की लड़की तो मैं तो आपको नहीं पसंद आएगी। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ है कि जब आप माँ-बाप जो हैं, जब ज़बरदस्ती किसी लड़के को भेजते हैं, इवन लड़की को भी सपोज़ अगर आप लड़की का आप रिश्ता नहीं करना चाहते, मतलब लड़की की जगह जो लड़की चाहती है वो नहीं करना चाहते, तो माँ-बाप लड़की के साथ सपोज़ ज़बरदस्ती करते हैं कि हुँ, नहीं, नहीं हमारे कहने पे ये लड़का देख ले। तो आपने सपोज़ वो उन दोनों को अकेले भेज दिया, तो वो तो फिर जो मर्ज़ी आपको बोल दें आके। क्यों? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लड़की खराब है या लड़का खराब है। इट मीन्स वो मतलब पहले ही सोच के गया हुआ है कि मैं माँ-बाप की पसंद की लड़की से शादी करूँगा नहीं, अपने आप वो तंग आ जाएँगे, तंग आके फिर वो जो मैं बोलूँगा फिर मैं इमोशनली ब्लैकमेल करूँगा, फिर मैं कर दूँगा। लेकिन उस प्रोसेस में आप अगर जाके 10 लड़कियों को रिजेक्ट करके आते हो, तो लड़कियों का तो कॉन्फिडेंस आप जाके क्रश करके आ जाते हो आप। वो लड़की सपोज़ लड़की को क्या पता कि लड़का किस अब स्टेट ऑफ माइंड से आया है। तो वो कई बार पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं। दू एक एक और बात होती है कि ये भी एक बहुत ही मतलब घटिया सिस्टम है कि जब हम लड़की देखने जाते हैं कहीं, तो हम वही है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कुछ जाते हैं जहाँ लड़की वाले जो हैं, या तो वही वाली जो प्रतिभा ने भी पहले शेयर किया था कि हाँ, फैमिली को लेके आ जाते हैं वो। फैमिली को लेके आ गए तो सारा खर्चा जो है वो लड़की के सर पे डाल देते हैं कि हाँ, हम सबको जो भी खिलाएँ, पिलाएँ और ये सब चीज़ें करें, उनको एंटरटेन करें। तो देखा जाए तो क्यों? क्यों हम एंटरटेनमेंट करें? हम तो जैसे आप हमारे को देखने आए हो, बात करने आए हो, और उसमें एश्योरेंस तो है ही नहीं कोई कि हमारा आगे जाके रिश्ता कंटिन्यू होना है कि नहीं होना। और 10 लड़के सपोज़ वो हमने देखने हैं, आपने भी 10 लड़कियाँ जाके देखनी है। तो ये सारा खर्चा जो है वो लड़की लड़की वाले क्यों करें? आप ना हाफ़-हाफ़ बिल शेयर करो ना। और 4 बंदे आपके सपोज़ लड़के के आए हुए हैं, हम 2 जने गए हुए हैं, तो सारा बिल हम क्यों पे करें? कई बच्चे भी लेके आ जाते हैं। तो मतलब इतना अजीब-अजीब चीज़ें, ये सब चीज़ें करते हैं, तो उस टाइम पे तो देखो हम वही वाली बात आ जाती है कि हम नीडी होते हैं और हम लोग ये माइंड अपना मेकअप करके गए होते हैं कि कोई नहीं ये कर लेते हैं, चलो कोई नहीं द फ़ॉलो अप कर लेते हैं, पीछे-पीछे बार-बार फ़ोन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब ये सब लड़की का रिश्ता करना है तो हम कर लेते हैं। लेकिन धीरे करके अब वो टाइम ख़त्म हो गया है कि लड़की की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं बताना चाहती हूँ लड़के वालों को कि लड़की की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लड़की के पेरेंट्स की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम जाके कोई ये नहीं है कि हम जाके किसी के पैरों में बिछ जाएँ और हाथ जोड़ के बोलें कि हमारी लड़की का कोई रिश्ता ले लो। वो तो जी हमसे नहीं होता अब। अब लड़कियाँ बराबर हैं, बराबर पढ़ी-लिखी हैं, बराबर कमाती हैं, और रिस्पेक्ट लड़की के माँ-बाप की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी एक लड़के की है। एक और चीज़ एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि देखो मतलब एक रिश्ता करने में जो हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या-क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया जाता कभी कि हाँ, देखो कि कुंडलियाँ हम मिलाना ज़रूरी समझते हैं एक पंडित का, जो कि लॉजिकली ठीक नहीं है और साइंटिफिकली भी वो ठीक नहीं है। क्या ठीक है? अब मैं उस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, जो कि नहीं होता, और जहाँ फिर लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। एक थर्ड पर्सन है, एक लड़का जो है जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं, लड़की लड़की ने ऑब्वियस है लड़की के घर जाना है, और सारी इस उम्मीद पे
हम एक लड़के के हाथ में एक अपनी लड़की की ज़िंदगी दे रहे हैं। तो हमारा एक तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा पूरा राइट बनता है ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करने का जिससे लोग लड़के वाले बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता उसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? फर्स्ट कि हाँ, अगर हम लड़का देख रहे हैं, अगर वो लड़का बोलता है कि मेरी इतनी सैलरी है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अगर अगर हम बोलें कि आप हमें कंपनी का जो है अपना आईडी कार्ड और अपनी सैलरी स्लिप दिखा दो। उस चीज़ को लेके लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ, ये आप ये कैसे पूछ सकते हो? सेकंडली सेकंडली चाहे लड़की की जो पर्सनल मीटिंग होती है, लड़के से वो तब पूछे कि हाँ, आपका कोई अभी कोई आप किसी रिलेशनशिप में हो या आपकी इंस्टेंटली आपका कोई अभी कोई ब्रेकअप हुआ है या आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है या आपका कोई और कोई चीज़ें हैं तो आप कोई उसके बारे में बताना चाहते हो, तो वो अभी भी ये ट्रेंड है कि ये सारी चीज़ें हाइड कर लो। इसके ऊपर पर्दा डालो और शादी कर लो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि मेडिकल, मेडिकल अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है लड़के में या लड़की में, मैं ये नहीं बोलती कि लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सपोज़ मेरी लड़की है, मैं रिश्ता किसी लड़के से करना चाहती हूँ। मैं ये सारी चीज़ें पहले मैं अपने खुद रखूँगी कि ये लो, ये कहीं से भी आप अपनी हमारी लड़की के कोई भी मेडिकल टेस्ट करा लो, ठीक है? कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है। तो आप हम सेम आपसे भी ये मतलब उम्मीद करते हैं कि लड़का जो है वो सारे अपने टेस्ट कराए, मेडिकल टेस्ट कराए। क्यों? क्योंकि एक 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 ज़िंदगी की एक दूसरी ज़िंदगी में शादी होनी है। कल को हमें नहीं पता कि उस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है। फिर उसके बेस पे तुम सालों-साल बैठ के 10-10 साल तक आप एक केस लड़ते रहो या मेंटली टॉर्चर होते रहो। ये सब चीज़ों से बेटर नहीं है? और इस चीज़ पे मतलब ऑफेंड होने वाली क्या बात है कि अगर हम कोई ज बाकी रही बात जैसे सपोज़ एक और चीज़ कि जैसे हमारे को भी रिश्ते आते थे, जैसे बिज़नेसमैन है सपोज़ और लड़का जो है वो अपने उसने पेरेंट्स का बिज़नेस जॉइन किया हुआ है। तो मैं अगर अपनी लड़की की शादी उस घर में कर रही हूँ, तो मेरी लड़की की क्या सिक्योरिटी है बताओ? क्यों? क्योंकि वही वाली बात आ जाती है, एक तो चलो लड़का कमाता है, कल को कोई 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर लड़ाई होती है, तो एक बीच का सॉल्यूशन निकल आता है कि चलो लड़का अलग हो जाए कोई। तो नहीं तो लोग ना ऐसी बातें सुन के पता है क्या बोलते हैं कि हाँ, आप तो ये इसका मतलब पहले से ही आप ना आपकी लड़की ये मतलब पहले तो ये एक तलवार लेके आ रही है कि हाँ, मैंने तो इस फैमिली में रहना ही नहीं, मैंने तो अलग होना है। अरे! उस चीज़ के लिए अगर हम किसी के लिए पहले ही प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि हाँ, आने वाले टाइम में ये सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें बुराई क्या है भई? ये जब लड़की जैसे बिज़नेस में है, कल को जैसे ऑब्वियस है वो फादर है, वो उसका उसका बिज़नेस है, वो कल को कोई होती है घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या वो बोलें कि हमारी शर्तें हैं कि तेरी बीवी को ये सब करना पड़ेगा। करना है, ये करना है तो तुम रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से, सपोज़। तो लड़के के पास जितनी मर्ज़ी एजुकेशन हो, वो तो सड़क पे आ जाता है ना। और इस चीज़ को लेके फिर बहुत ब्लैकमेल किया जाता है लड़की को कि हाँ, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले, कोई बात नहीं। पूरी-पूरी लाइफ लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, हाँ, लड़कियाँ ऐसे ही निकाल देती हैं इस मजबूरी में कि लड़का यही बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि मैं अपने अंडर मैं हूँ। स्टैंड नहीं ले सकता क्योंकि हाँ, मैं अंडर हूँ और हाँ। अगर मतलब हमने कुछ बोला कि हाँ, ये है या वो है, तो सिंपल सी बात है वो मुझे बोलेंगे कि हाँ, घर से निकल जा फिर। इसी चक्कर में ये या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो लड़का कम कमाता है, अगर जैसे उसकी लड़के की सैलरी कम है सपोज़ और जब रिश्ता होता है तो जैसे पेरेंट्स देखते हैं कि नहीं-नहीं इसका तो देख कितना अच्छा खासा घर है, फादर का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, सैलरी कम भी है तो क्या हो गया मतलब पूरा घर का जैसे उसका फादर यही बोलता है कि नहीं-नहीं ये सब कुछ इसी का तो है सब कुछ। कि ये घर-बार इसका है, देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी दुकानें हैं, ये भी सारा इसका ही है। बात ये है, बात इसके और जो उसके की नहीं होती। बात जब आ जाती है, जब सपोज़ किसी माँ-बाप को किसी आपकी डॉटर इन लॉ पसंद नहीं आती या उनको उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं होते, तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाते ये बोलने में कि चली जा यहाँ से। जा यहाँ से या लड़के को भी बोलते हैं कि अगर तूने लड़की का साथ देना है तो जाओ यहाँ से। या तो आपको ये करना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशंस हैं, ये सब तो तुम्हें इसको भी ऐसे काम करना पड़ेगा या या तेरे को भी वही काम करना पड़ेगा जो हमारे साथ कर रहा है या फिर जाओ यहाँ से। तो लड़का तो फिर इनसिक्योर हो गया ना, तो इस चक्कर में फिर 2 ही चीज़ें होती हैं, वो खुद भी सहता रहता है और अपनी बीवी को भी फिर वो बोलता है कि या तो ये सब करती रहे। फिर वो जो ये लड़की या तो सारी उम्र वही है इसी डर से गुज़ार देती है
या फिर वो अगर फिर एक उसके अगर कोई कि बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो मतलब सालों-साल लड़ती रहती है इस चीज़ के लिए, स्टैंड लेने के लिए। उसका हस्बैंड मैंने देखा कभी भी फिर स्टैंड नहीं ले पाता। और मेडिकल टेस्ट की जहाँ तक बात है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराता और कोई कोई ये सब चीज़ें करने के लिए इतना ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ, आपको क्या लगता है कि हम ये है, वो है, ऐसा है, कोई कोई बीमारी है, फलाना है, ये है। अरे नहीं, हम तो अपनी लड़की का भी दे रहे हैं, ये लो सैलरी स्लिप ले लो, ये लो, ये सब चीज़ें कर दो और घर जहाँ तक घर की बात है, घर किसके नाम है? घर अगर सपोज़ बोले फादर कहेगा क्यों ऑब्वियस है मेरे नाम होगा, मैं इसको अभी-अभी क्यों क्यों दे दूँ? जहाँ बिज़नेस में ही है, बिज़नेस में भी या तो पार्टनरशिप हो ना फिर लड़के और के नाम। उसमें भी मैंने देखा है कि इस चीज़ को भी लेके बहुत टाइप ऑफ धोखा दिया जाता है इस केस में, कि जैसे लड़कों की प्रोफाइल डाली जाती है, चाहे वो सारी प्रॉपर्टी किसी लिखी भी होती है। मैट्रिमोनियल हाँ, पे, तो हाँ, सब चीज़ें जो हैं, वो भी झूठ लिखी हुई होती हैं। कि हाँ, कि अच्छा हाँ, जो लड़का है ही ओन्स हिज़ ओन हाउस, हाँ, हाँ, वो उसकी खुद की गाड़ी है, हाँ। उसका खुद का सब कुछ है। बट हुँ, बाद में जब तुम बात करो तो वो पता चलता है कि नहीं, वो उसके बाप का है सब कुछ। हाँ। ठीक है? वो उन्होंने बस ऐसे लिख दिया कि हाँ, वो उसका है, पर वो एक्चुअली में टेक्निकली तो लीगली तो उसका नहीं नहीं है, है। वही, वही। वो बोलेंगे, अगर तुम उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि हाँ, उसी का ही है वो, बट नहीं है वो उसका। जो जो जिसकी ओनरशिप है, वो उसमें आपको ऑनेस्टली लिखना चाहिए ना, अगर उसने अपने पैसों से, ठीक हुँ, है? उसने वो चीज़ें खरीदी हैं, फिर हुँ, ठीक है, फिर वो तुम बोल सकते हो कि येस। हाँ। बट वही है कि उसमें मैंने देखा है कि उसमें भी लोगों ने लिखा हुआ ये तो होता है। शेयर कर देते हो कि ये वाली प्रॉपर्टी है हमारी, ये मकान है, ये घर है। लोग लोन नहीं के लिए पूछते, मतलब लोग नहीं बताते कि कितने लोन है आपके सर पे, कर्ज़दार हुँ, होते हैं, डेट में होते हैं लोग। हुँ। आगे लड़की मैंने तो जैसे अब आप किसी हाँ, से फिर लड़कियों के ऊपर भी बाद में प्रेशर आ जाता है कि हाँ, फिर वो लड़की को बोला जाता है कि अच्छा हाँ, जो तू तू कमा कंट्रीब्यूट रही कर, है, तू सारा कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट कर, कर। हाँ, ठीक है? और मेरे हिसाब से चाहे वो लड़का है या लड़की, दोनों को ही पता होना चाहिए अगर एक-दूसरे के ऊपर कुछ लोन है। यस। सपोज़ लड़की कल शादी करके आती है और वो बोले मेरे पास खुद की गाड़ी है, ठीक है? बट फिर बहुत अच्छा कमाती है वो। बट फिर आपको पता चले कि हाँ, कि वो लोन, सारी तो सैलरी उसकी मोस्टली लोन में चली जाती है। फिर हाँ, आपको लगेगा नहीं कि हाँ, कि मतलब ये तो धोखा है। हाँ, लड़के का भी तो ये है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सेम लड़के के ऊपर भी है कि हाँ, लड़के या उसकी फैमिली जो है वो, मतलब कोई लोन लिया हुआ है आपने, या आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिया हुआ है, मतलब जो ये सब चीज़ें हैं वो भी पूरी खुल के बात होनी चाहिए फाइनेंशियली मतलब भी। क्लियर क्लियर नहीं करते ना, सारे अपने फाइनेंसेस क्लियर करो कि हाँ, आगे जाके और इवन आपकी एक्सपेक्टेशंस भी क्या है, हाँ, अगर आपकी हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, हुँ, बट आपको क्लियर करनी चाहिए। अगर आपको है कि अच्छा, लड़की है, वो शादी करके हमारे घर में आ रही है, ठीक है? और मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, हुँ। ठीक है? बट वो तुम बताना तो पहले से चाहिए ना। क्लियर करो कि ओके, यस, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम कुछ कंट्रीब्यूट करो। क्या कंफर्टेबल है वो तुम आपस में बात करके अराइव करो कि ओके, यस, मैं, लड़की बोले और वो भी एग्री करें कि ओके, वी आर कंफर्टेबल, कि जिसमें तुम इतना कंट्रीब्यूट करो। वो बाद में जाके फिर तुम लड़की से डिमांड करते हो, या फिर तुम उसको टॉन्ट मारते हो, या फिर तुम उसको फोर्स करते हो, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर डिवोर्स तक हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि लड़की बोलती है कि हाँ, कि ये तो मतलब मेरे सर पे चढ़ गए हैं कि हाँ, दे, हाँ, दे, 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 हाँ। क्योंकि पैसे नहीं देती। लड़की की भी तो सपोज़ कोई अपनी प्रायोरिटी हो सकती है ना, वो लड़की भी क्लियर करे कि सपोज़ जैसे उसकी पेरेंट्स हैं तभी मैं जैसे, कह रही हूँ ना कि पहले से अगर तुम ये बात सारी करो, चीज़ें बैठ के क्लियर करो। कम्युनिकेट करो, तो हाँ, फिर ये क्लियर हो सकता है। या तो लड़की बोलेगी हाँ, हाँ, या वो बोलेगी ना। हाँ। बट आपको पहले क्लियर हो जाएगा ना, रादर देन कि वो आपको बता देगी कि हाँ, ये मैनेज मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। झूठे प्रॉमिसेस मतलब ये सोच के शादी मत करो कि ठीक है, आज वो अगर ऐसे बोल रही है तो कोई नहीं, कल को ऐसे कर लेगी। जैसे सपोज़ लड़की कल को बोले ये सोच के बैठे कि कल को तो मैं ना ज शादी के बाद मैं नहीं जॉब करूँगी। हुँ, या फिर लड़का बोले कि बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद तू जॉब मत कर।
ये सब चीज़ें भी पहले क्लियर करनी चाहिए कि लड़की अपनी जॉब हुँ, को लेके, अपने करियर को लेके कितना क मतलब उस चीज़ के ऊपर वो कायम है कि उसने जॉब हुँ, छोड़नी है, वो भी उसका मतलब उसका डिसीज़न होना चाहिए। कई बार हुँ, क्या होता है कि लड़की की सपोज़ कोई हेल्थ इश्यू हो गया या बच्चे के बाद बच्चा अगर को प्लान कर रहे हो तो हेल्थ इश्यू हो गया कोई, तो सपोज़ बाय चांस उसको कोई जॉब लड़की छोड़ेगी, मैं छोड़ दूँगी। बाद में पता चला कि लोन ही इतना ज़्यादा है सर पे, तो मैं तो जॉब भी नहीं छोड़ सकती और मैंने ज जो जो मैं कंसीव कर रही हूँ, वो मुझे डॉक्टर मेडिकली बोल रहे हैं कि तू रेस्ट कर। वो कहते हैं, "मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं हमारे पे लोन इतने ज़्यादा हैं, लोन देने पड़ते हैं।" तो फिर वो आगे जाके रिश्ते इतने कमज़ोर मतलब हो जाते हैं, तो फिर वो टूटते ही हैं। क्यों? हुँ, और ये भी एक देखो एक आ गई पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई। सपोज़ लड़के के छोटा कोई बहन-भाई है या कोई पेरेंट्स का है कोई, आपका कोई पीछे से कोई लोन चलता आ रहा है या कोई हेल्थ इश्यू है या आपको कोई पेरेंट्स को पैसे देते हो आप, फिक्स है जैसे आपके कोई कि पैसे मुझे उतने पैसे देने ही हैं। चाहे वो लड़की कर रही है, लड़की का सपोज़ कोई है कि मैंने अपने पेरेंट्स को शादी के बाद हेल्प करना है। तो ये सब चीज़ें भी मतलब क्लियर करनी चाहिए। और एक और मेन जो मुद्दा होता है कि लड़का जो है सपोज़ पहले शादी से पहले या तो कोई कोई उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है, कोई मेंटली कोई रिहैब में रह चुका है या कोई ड्रग्स का उसके ऊपर कोई मतलब कोई उसके प्रॉब्लम रही है या कोई बहुत कोई टॉक्सिक किसी का रिलेशनशिप रहा है या कोई डिवोर्स हुआ है या उससे पहले से कोई बच्चा है। तो ये सब चीज़ें भी लोग या फिर लड़का जो है वो मतलब जॉब को लेके या काम को लेके सीरियस नहीं है या उसको कोई एंगर इश्यू है या उसको मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है माँ-बाप सोचते हैं कि शादी कर दो इसकी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ खराब कर रहे हो, लड़के की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, आपकी खुद की ज़िंदगी खराब हो रही है, लड़की की, लड़की के माँ-बाप की। जो चीज़ें ये छुपाई जाती हैं ना, जो हम उस टाइम पे तो हम कई बार ना कवर अप कारपेट के नीचे कर दो कि कोई बात नहीं, कोई गेस्ट आया है तो कारपेट के नीचे कर दो, अभी का ये मौका निकल जाए। पर पर बाद में वो सब चीज़ें हम ये नहीं सोचते कि बाद के उसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस खराब होते हैं। तो जो लड़के को एंगर इश्यू है, बजाए इसके कि तुम उसका कोई ट्रीटमेंट कराओ पहले, ठीक करो उस चीज़ को, फिर जाके तुम किसी किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हर चीज़ का सॉल्यूशन ये मत निकालो कि ये है तो कोई नहीं शादी कर दो, ये है तो कोई बात नहीं शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। वो फिर वही है बच्चा ना, हो वो जाए। फ़ोकस ये नहीं होता कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, फ़ोकस ये होता है कि हम अपने सर से उठा के ये प्रॉब्लम किसी और के सर लड़की के पे ऊपर डाल डाल दें, दें। हाँ। फिर लड़की को ये बोला जाता है कि अब तू टेक केयर कर इसकी। फिर कहेंगे कोई बात नहीं इसको थोड़ा-सा एंगर इश्यू है, इसकी लाइफ़ में जब हमने हमने सोचा कि जब प्यार होएगा या इस ये सब चीज़ें प्यार से सुधर जाएगा। तू अब इसको सुधार। तू इसको फिर लड़की को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे दे देते हैं कि हाँ, इसको बोला कर तू शाम को जल्दी आ जाए या इसको बोल उठ के ये नहाए, उठ के ये जाए, काम पे नहीं जाता। वो अगर सपोज़ बिज़नेस है तो वो सारी जैसे होता है ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ के तुम मतलब एक एक और को किसी को बेचारी की लाइफ खराब कर दो लाके कि हाँ अब ये सब करेंगे। इस चीज़ को लेके भी मैंने देखा इतने जब पता है कि डिवोर्स होते हैं या डिवोर्स भी बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, तो लाइफ तो खराब देखो दोनों की होती है, मेंटल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि जितना आप ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करोगे और ये सब चीज़ें करने करेगा हर चीज़ का सॉल्यूशन ये मत सोचो कि मैंने तो यही सुना है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। फिर आगे आपस में नहीं बनती, लड़ के मर रहे हैं, तो जी बच्चा कर लो। देखो जैसे ही तुम बच्चा कर लोगे ना बच्चे से वो आदमी जो है वो सुधर जाएगा। फिर वो ना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, फिर वो उसको खर्चे सर पे पड़ेंगे, सब सुधर जाएगा। ये सब के चक्कर में मतलब हज़ारों ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं और होती हुई हैं। कई चीज़ों के मामले में हमने जो भी डिसीज़न लिए हैं कि हमने तो सोचा कि कोई बात नहीं, बेटर है हमारी बेटियों की शादी नहीं होती या वो सिंगल हैं या आगे जाके वो कैसे सर्वाइव करेंगे। हमने अपने बच्चों को आज ये सिखा दिया है लाइफ़ जीनी, अकेले रहना है तो कैसे सर्वाइव करना है, लेकिन हमें इस चीज़ पे प्राउड है कि वो किसी गलत रिलेशनशिप में नहीं है, आज किसी गलत मैरिज में नहीं फँसी हुई कि बैठ के वो मतलब रो रही हैं या ये सब चीज़ें कर रही हैं। हम अपने आस-पास देखते हैं, पहले-पहले ये सब चीज़ें बच्चों को फ़ील होती हैं कि हाँ, मेरे मेरे अराउंड जो भी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब मैरिड हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, तो हम लोगों को बुरा लगता है। मतलब उनको ये लगता पेरेंट्स है को भी बुरा लगता है। नहीं, मेरे को भी लगता था, मेरे को इवन मैंने ये चीज़ें फ़ेस करी हैं कि मैं सोसाइटी से कटना शुरू हो गई थी। मैं शादियों में जाना या गेट टुगेदर में जाना क्योंकि वही लोगों का सबका क्वेश्चन ये होता है कि हाँ, क्या हुआ?
आपकी बेटी का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हैं? या फिर अगर हम सपोज़ बोलते हैं कि नहीं कोई ठीक रिश्ता नहीं मिला, तो भी हमको ना फिर ऐसे अजीब-सी नज़रों से देखा जाता है कि पता नहीं क्या नखरे हैं इनके, पता नहीं इनकी ल ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, या ना ये एडजस्ट नहीं करने को तैयार, या इनकी बेटियाँ एडजस्ट करने को नहीं तैयार, इनमें बहुत ईगो है, इनमें बहुत एटीट्यूड है, ये लोग कहीं समझौता नहीं करने को तैयार, या फिर ये लोग, कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि हाँ, इनकी लड़कियाँ अगर अच्छा खासा कमा रही हैं तो ये लोग मतलब ये इनको अपना ही है फ़ायदा है, इनको ये सब दिखता है। तो हम तो ये सब चीज़ें पहले पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब तो मैं जब जब मैंने फिर अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया या अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, मैंने फिर मैं अब यही बोलती हूँ कि मैं उनको किसी खू फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे कोई जानवर नहीं है वो, कि मैं उनको किसी भी उठा के किसी खूंटे से बाँध दूँ, या मैं समझौते के तौर पे मैं ये कभी नहीं करूँगी कि हाँ, जैसे मैं कल को किसी बोलूँ कि हाँ, हाँ, कोई रिश्ता बताओ, हमारी लड़की की ना उम्र निकल रही है और कोई भी बता दो, कैसा भी बता दो, कम से कम कमाता हो, हैंडीकैप्ड हो, कुछ भी हो, बस वही कर दें शादी। तो ऐसे मैंने अपने बच्चों के मन में डर तो नहीं डाला कि तुम मतलब अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, या मतलब हमने कभी इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं किया। मेरे को तो अपने हस्बैंड पे भी प्राउड है इस बात को लेके कि शुरू-शुरू में हम लोग बहुत मतलब अनईज़ी, अनकंफर्टेबल फ़ील या होते थे। रेज़िस्टेंस बहुत हाँ। थी इस चीज़ को लेकर। हाँ, तो उन्होंने भी मतलब शुरू-शुरू में बहुत इतना एफ़र्ट डाला, फिर हम दोनों ने भी डिसाइड किया कि बस अब हम छोड़ देते हैं, अब हम अपने यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, अगर कल को कोई अच्छा रिश्ता या अच्छा लड़का इनकी लाइफ़ में खुद कोई आता है और जब इनको खुद को लगे कि हाँ, येस कि ये पर्सन मेरी लाइफ़ में है, मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ़ गुज़ारना चाहती हूँ, देन इट्स ओके। लेकिन तब भी ओके है हमारे लिए कि अगर कोई शादी इनकी नहीं भी होती या सिंगल सिंगल रह के भी हमने उनको देखो पैरों पे खड़ा कर दिया है उनको, हम वो इंडिपेंडेंट हैं, आगे जाके उनके सारे डिसीज़न उनके खुद होंगे। हम उनको ये प्रॉमिस ज़रूर करते हैं कि हम उनके हर डिसीज़न में हम उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी केयर करते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं, चाहे वो जो भी डिसीज़न लें अपनी लाइफ़ में। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो थैंक यू मॉम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एज अ पेरेंट ये डेफिनेटली बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और मैं कहूँगी कि ये चीज़ भी हर कोई पेरेंट नहीं कर सकता और ना करता है। तो बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो जिनमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस होएगी या सेल्फ रियलाइजेशन होएगी या इतना करेज होगा कि वो सोसाइटी से हट के कोई चीज़ करें और अपना रास्ता खुद बनाएं, अलग रास्ता। क्योंकि उसमें वही है कि आप फ़ियर को आप रूल करने देते हो अपनी लाइफ पे या नहीं, वो क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली वही होता है कि जब हम कोई चीज़ अलग करते हैं और लोगों से, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आपको नहीं पता कि क्या होगा। सेकंड ये होता है कि हाँ कि डर कि हाँ कि मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ये हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को अपलॉड करना चाहिए कि हाँ कि आपने वो चीज़ करी है जो कि आपके लिए अच्छी है, बट आपके फ्री विल का भी आपने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो चीज़ है जो आप चाहते हो, ना कि वो सोसाइटी चाहती है। तो वही चीज़ है कि हमारे को ऐसे पेरेंट्स को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि जो अपने बच्चों का साथ देते हैं अनकंडीशनली और अपने बच्चों पे ट्रस्ट भी करते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगी जब मैं अपना एक्सपीरियंस इन डिटेल शेयर करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था व्हेन इट कम्स टू यू नो ये जर्नी जो है मेरी। अम, तो उसमें मैं शेयर करूँगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। बट मैं अपने लिसनर्स का थैंक करना चाहूँगी। डेफ़िनेटली ये और लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर इंडियन रिलेट करेगा, और स्पेशली लड़कियां रिलेट करेंगी, क्योंकि
आजकल डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं, जो कि सेम एक्सपीरियंस या तो गो थ्रू कर चुके हैं, और अगर नहीं करे हैं, तो हो सकता है आगे करेंगे। तो डेफ़िनेटली लाइक करें, शेयर करें, हमें फ़ॉलो करें, और नेक्स्ट एपिसोड में डेफ़िनेटली हमारे को सुनें, और होपफुली इस चीज़ से आपको हेल्प होएगी सेल्फ अवेयरनेस में। और I look forward to sharing more of my experiences. Thank you and good night.